So in today's class, I want to discuss a few problems on straight lines and circles. You have already done these chapters in 11th class, and I expect you to remember things because आपके एग्जाम हो रहे हैं तो आपने रिवाइज भी कर लिया होगा. Now, uh, I will. I've divided the questions into essentially two levels, level 1 and level 2, and I've added previous year questions in both the levels because कुछ previous year questions level 2 के हैं और कुछ previous year questions level 1 के हैं. तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है उनमें ही लेवल 1 लेवल 2 के अंदर ही. तो so essentially first part of the class is level 1 and the second part of the class will be level 2. So I think I इस बार मैंने दोनों क्लासेस को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करी है कि फर्स्ट हाफ वुड बी लेवल 1 एंड सेकंड हाफ वुड बी लेवल 2. ठीक है. हाउएवर जितने लोगों ने पिछली बार वीडियो नहीं देखी थी, लाइव नहीं आए थे क्लास में, उन्होंने ये बात रियलाइज करी होगी कि वीडियो को देख पाना अपने घर पे बहुत मुश्किल काम है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू सी अ 3-4 आवर वीडियो आफ्टर द क्लास. ठीक है. बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं क्योंकि थोड़ा प्रेशर से ही रहता है, अजीब सा. ठीक है. चलो, तो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस स्टार्ट. सो जो ये पहला क्वेश्चन है, it is a simple question. It says a variable straight line passes through the point of intersections of lines. एक ये लाइन है x plus 2y equal to 1 और एक और लाइन है 2x minus y is equal to 1 and they meet the coordinate axis in a and b. Find the locus, sorry, a variable straight line passing through the intersection of these two lines. अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं तो x plus 2y equal to 1 and 2x minus y equal to 1. ऐसे दो लाइन से इनके इंटरसेक्शन से कोई लाइन पॉइंट होगा, ऑब्वियसली बात है पॉइंट होगा कोई, और उस पॉइंट से पास करने के अलावा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है. ए और बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है सपोजिटली. एंड नाउ हमें ये देखना है कि लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ए एंड बी. तो इसलिए बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इस पॉइंट से पास करने वाली. तो ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं ना. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस पॉइंट इटसेल्फ. ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलेगा. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो 5x is equal to 3 and then that gives you x is equal to 3 by 5 and y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 minus 3 by 5, 2 by 5, 1 by 5 हो जाएगी y की वैल्यू. तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट इज 3 by 5, 1 by 5. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू 3 by 1 by 5 इज y minus 1 by 5 is equal to mx minus 3 by 5. ऐसे कुछ आ जाएगा हमारे पास. इज इट ओके? ठीक है. सो दैट इज फाइन. एंड देन इवेंचुअली अब हमें ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी में मीट करती है और ए और बी का मिड पॉइंट का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. सो अगेन एसेंशियली अगर मैं मिड पॉइंट को h कॉमा k मान लूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2h कॉमा 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 2k हो जाएगा. इज इट और नॉट? ठीक है. एंड देन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो अब इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो है, y को 0 डालना होता है, एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5 माइनस 1/5m. मैंने क्या किया, मैंने बस y को 0 डाल दिया है. मतलब आप उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लेके जा सकते हो, तो एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हो और ऐसे कुछ कर लिया. एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 2h है. सिमिलरली 2k की वैल्यू जब मैं देखूंगा तो क्या करूंगा, एक्स को 0 डाल दूंगा तो 1/5 माइनस 3m/5 ऐसे कुछ हमारे पास इधर आ जाएगा. इज इट ओके? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पहला स्टेप, वो बड़ा ऑब्वियस है, उसमें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. ये इक्वेशन निकाली हमने लाइन की पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. अब इसमें हमारा अज्यूम वेरिएबल m है. भाई m की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए हमारे पास अलग अलग लाइन आएंगी, जिसके लिए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अलग अलग आएगा. इसका मिड पॉइंट अगर h कॉमा k है तो वी फिगर्ड आउट कि भाई 2h, मतलब हमने देख लिया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा. आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस लाइन से आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते और उसका मिड पॉइंट ले लेते, वो भी सेम बात ही होती. ठीक है. एंड देन यहाँ से आपको m को एलिमिनेट करना है. m को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, इधर सॉल्व कर लो. 2k minus 1/5 इज इक्वल टू माइनस 3/5. सो 5/3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये m की वैल्यू आ जाएगी. एंड देन इस वैल्यू को m को वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. लेट अस रिप्लेस द वैल्यू ऑफ m ओवर हियर. सो 2h इज इक्वल टू 3/5 minus 1/5m. 5m will become plus 5/3. Is it okay?
यस, एंड देन नीचे 2k माइनस 1/5 आ जाएगा और 10k माइनस 1/5, 5 ये कैंसिल ही हो गया। तो बस अब तो कुछ नहीं है यार, सॉल्व ही करना है एसेंशियली। 10h/3 इज इक्वल टू 10k अपॉन 10k माइनस 1। थोड़ा आप देख लोगे टर्म्स को इधर उधर ले जाके, वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, आई एम प्रीटी श्योर। 10hk इज माइनस h is equal to 3k, and then that is x plus 3y is equal to 10xy। ये आपका लोकस आ गया। h कॉमा k को xy से रिप्लेस करना है ना, x plus 3y is equal to 10xy, ये आपका लोकस आ जाएगा। दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। आर वी क्लियर अबाउट इट? तो आसानी क्वेश्चन है, मतलब अगेन, मतलब आई गेस देयर इज कैलकुलेशन। देखो मैथ्स के क्वेश्चनों में एक बात तो ये बात पक्की है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर है, तो जैसे मैं जो ऑर्डर फॉलो करता था, मैं जनरली केमिस्ट्री पहले करता था, फिजिक्स बाद में करता था, उसके बाद मैथ्स करता था। मतलब अगेन इट्स नॉट द आइडियल ऑर्डर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू फॉलो दिस ऑर्डर। वो आपकी अपनी चॉइस है, जो आप फॉलो करते आए हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, फॉलो दैट। केमिस्ट्री में कोशिश करता था 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाए जनरली, और भी जल्दी खत्म होने की कोशिश करते थे, बट जनरली 30 से 40 मिनट में केमिस्ट्री खत्म हो जाती थी। फिजिक्स को मैं कोशिश करता था कि 50 मिनट से 1 घंटे में खत्म हो जाए। तो मैथ्स के लिए मेरे पास एट दी बेस्ट सिनेरियो 1 घंटा 40 मिनट बचा है से, मतलब अगेन ऑन द लोअर साइड 1 घंटा 20 मिनट बचा है ना। ये इतना टाइम ज्यादा क्यों चाहिए मैथ्स में? क्योंकि एक सिंपल से क्वेश्चन में भी बहुत सारी कैलकुलेशंस है, एक सिंपल से क्वेश्चन में भी बहुत ही सारी कैलकुलेशंस है। तो यू विल हैव टू हैव एक्स्ट्रा टाइम इन मैथमेटिक्स, ठीक है? तो यस, दैट इज द वे यू कैन डू इट। इन कैलकुलेशन को जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना बेटर होगा, ठीक है? एंड देन बहुत बार थोड़ा अनलकी भी होते हैं मैथ्स में कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं यार इससे तो आसान तरीका दूसरा एग्जिस्ट करता है। बट कोई बात नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो अपने कॉन्फिडेंट रह के फिर चीजों को करना है। ओके, अब आ जाते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अब देखो ये क्वेश्चन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है? अजीब सा टॉपिक था कोई? हाँ, तो वो अजीब सा टॉपिक था, तो फिर तो नहीं होने वाला क्वेश्चन सॉल्व। अगर लग रहा है यार भैया तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन, कभी भी लाइंस के बीच का डिस्टेंस तभी होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल होती है तभी लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का कुछ सेंस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब जब डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो x² + 6xy + 9। सो अब इक्वेशन कैसे निकाले लाइंस की? मतलब फॉर्मूला तो हमें पता है डिस्टेंस का, अगर शायद आपको याद हो, c1 - c2 अपॉन a² + b² का रूट, दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। बट अब इसे हम निकालेंगे कैसे? लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या कर रहे हो बताओ? व्हाट कैन वी डू टू फाइंड द लाइंस की इक्वेशन? हाँ, मैं भैया मैंने तो लाइन मान ली जैसे x + by + c1 टाइप से, और मतलब ऐसे दो लाइंस होगी, एक c1 और c2 वाली, x कांस्टेंट में डिफरेंस होगा, x + by + c1 करके, x + by। हाँ मतलब हाँ, वो तो अगर by आप दिख रहा है नोटिस मेरे को, करोगे, बट हाँ अगर आप नोटिस करोगे, the x one + thing 3y that you होगा। have to do right now is you have to factorize this part। जब भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो पहला काम हम ये करते हैं कि इस पार्ट को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना? अब इस पार्ट को जब फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x + 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा केयरफुली नोट कर पाओगे तो x + 3y का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आपको ये बात समझ आती है, जब तो हम क्या कर सकते हैं, तो इतनी इक्वेशन को x + 3y + c1 इंटू x + 3y + c2 = 0 मान सकते हैं। इस इक्वेशन कह सकते हैं ये ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात समझ आ रही है? सिंपल सी कहानी है। अब अगर ये बात समझ आ गई तो अब यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। अब c1 c2 की वैल्यू कैसे निकल सकती है? c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ x 4 है, और यहाँ से जब देखेंगे तो x जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो c2, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c1। 4 की वैल्यू c2 + c1 हो जानी चाहिए। ओके, सिमिलरली उसके बाद जब हम देखेंगे y का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे 12, तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c2 आएगा। जब ये 3y इस कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 3c1 आएगा।
ये बात समझ आ पा रही है क्या? वैसे बहुत ज्यादा अचीव नहीं हुआ क्योंकि सेम इक्वेशन आ गई, तो इट्स नॉट रियली बेनिफिशियल। फिर कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक्स और वाई वाला कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म आएगा, C1 इंटू C2, और यहाँ पे क्या है, ये -5 है, तो C1 C2 -5 है, C2 प्लस C1 4 है। तो ऐसे कोई दो नंबर्स बताएं आपको जिसका क्या कहते हैं सम 4 हो और प्रोडक्ट -5 हो। वो जो फैक्टराइजेशन में करते हो इफेक्टिवली वही कहानी है। C1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो -5 आ जाएगी, और C2 की वैल्यू +5 आ जाएगी, और C2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। और जैसे ये वैल्यू पता चली, ए और बी तो हमने पहले पता चल ही गया था कि x + 3y का स्क्वायर आता 1 और 3 था, ए और बी। तो C1 - C2 6 अपॉन a² + b² का रूट जब हम देखेंगे तो 1 + 9 दैट वुड बी इक्वल टू 6 अपॉन √10, एंड दिस वुड बी अ करेक्ट आंसर। Are you guys able to understand this? Yes. So distance between the pair of straight lines हमें ऐसे पता चल गया। अब देखो again, what is the problem that you're facing? तो प्लीज पूछो मेरे से, मतलब the idea of this classes of this section is कि भाई मैं लेवल 1 प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमें पता ही नहीं फैक्टराइज कैसे करते हैं, लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो यार कुछ नहीं है, जो ये डिग्री 2 वाला टर्म होता है ना, इसको फैक्टराइज कर लो। अगर ये कुछ लेट्स से x + 3y इंटू ऐसे कुछ आ जाता है, x + 3y इंटू 2x - y कुछ आ जाता, तो अब जब इक्वेशन मानते हैं ना लाइंस की, तो x + 3y + c1 इंटू 2x - y + c2 ऐसे कुछ लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं आप सिंपली। इस केस में नहीं आता क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, बट इन जनरल कभी भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशंस लाइंस की इक्वेशन है उसे निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं। आर वी क्लियर? होपफुली समझ आ रही होगी हमें बात। लेट अस मूव ऑन। नेक्स्ट चीज जब हम करना चाहते हैं वो है क्वेश्चन, उसमें है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी बताना है क्या होगा। एबीसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको बतानी है कि क्या होगी। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। अब भाई साहब इसमें अगर हम नोटिस करेंगे तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अगर एंगल बी बेसिकली एंगल एबीसी जो है इसको बाइसेक्ट करना है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, बी का कोऑर्डिनेट 5,1 है। अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए देन आई विल बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, और वहां से आप अपने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो। दो लाइन की इक्वेशन से आपको पता होगा कि a1x + 8b1y + c1 अपॉन √a² + b² इज इक्वल टू a2 समहाउ, एंड देन प्लस माइनस ऐसे करके कुछ करेंगे। ठीक है। अब वो तरीका विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, भाई बहुत टाइम लगेगा फिर ये जज करने में कि कौन सी इसकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, वो निकालने में काफी मेहनत लगेगी। Rather than that, there is an easier method that we can follow, which is the angle bisector theorem. Now, please understand, किसी भी coordinate geometry के क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कोई भी लगा पाते हो, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में अगर आप कोई भी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री दैट AD is to DC is AB is to BC, मतलब ये साइड का और इस साइड का जो रेशियो है वो बेसिकली इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होता है। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर इस क्वेश्चन में आप घूम जाओगे, एंड दिस लेवल 1 क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली बिकम अ लेवल 3 और लेवल 2 क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर यू गाइस। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बट अब ए का कोऑर्डिनेट पता है मुझे -1, -7, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 6² 8² 10 आ जाएगा। बीसी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बीसी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सर सी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 4। बीसी डिस्टेंस देखिए, दिमाग में करो ना, 5 - 1 का स्क्वायर 4, 1 - 4 3, 4² 3² का √5 होता है, बिल्कुल तो याद ही होगी बात हमें। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो 10:5 मतलब 2:1 हो गया ये रेशियो यहाँ पे। और जैसे ही ये 2:1 रेशियो पता चल गया आपको, तो डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 × 1, 1 × -1 अपॉन 2 + 1 3, 2 × 4 8, 1 × -1 -7 अपॉन 3,
ऐसे कुछ हो गया, विच इज 1/3, 1/3। अमेजिंग बात है, डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, 1/3। ना अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कुछ बचा ही नहीं। y - 1 इज इक्वल टू स्लोप जब निकालेंगे तो 2/3 अपॉन 5 - 1/3, 15, 14/3 इंटू x - 5 ऐसे कुछ आ जाएगा, विच इज 7 ऐसे कुछ हो गया। 7y - 7 इज इक्वल टू x - 5 विच इज x - 7y plus 2 is equal to 0. So this is x minus 7y plus 2. Yes, ये वाला ऑप्शन हो गया। प्लीज अगेन एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि हम चारों ऑप्शन पढ़े और उनको रिजेक्ट करें। ऑब्वियसली इस केस में एक ही ऑप्शन है, बट अगेन देखो सारे ऑप्शन में प्लस माइनस के फर्क है ना, तो आई वुड ट्राई टू बी केयरफुल कि मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है, क्योंकि 7 माइनस x माइनस 7y प्लस 2 और x माइनस 7y माइनस 2 भी है। इसमें ये गलती नहीं करनी है, ये गलती करना पाप है। एडवांस के पेपर में मतलब एक ऐसे क्वेश्चन में गलती करनी है तो बहुत बड़ी गलती है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इफ यू कैन अप्लाई द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज -2। ठीक है, एक ट्राइंगल है अगर हमारे पास, ठीक है, उसमें मीडियन की हमें स्लोप दे रखी है कि अगर ए वर्टेक्स से अगर हम मीडियन ड्रॉ किया जाए तो उसकी स्लोप है -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी और सी भी दे रखा है, -1/3 दे रखा है, 3/5 दे रखा है। इनफैक्ट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा जो मीडियन वाला पॉइंट है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स देन डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या होगा? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम ओरिजिन हमें निकालना है। तो एसेंशियली अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो मुझे ए का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ए का ओरिजिन से। ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ओरिजिन से कोई डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो नहीं समझ आ रही है। मैं अब ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूँ? मैं ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूँ? ये मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। दैट बेसिकली इंप्लाइज मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, मीडियन वाले इस पॉइंट का, दैट इज 1,4। कैसे किया मैंने? दिमाग में ऐड कर लिया, -1 + 3/2, 2/2 1, 3 + 5 8/2 4। ठीक है, दिमाग में कर लेंगे ना आसान से, तो बहुत आसान है। मिड पॉइंट तो बचपन से निकाल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होगा हम लोगों को। इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन ही पता चल जाएगी हमें, तो वी वुड बी एबल टू जज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन जब हम निकाल रहे होंगे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - 4 इज इक्वल टू स्लोप -2 टाइम्स x - 1 विच इज y + 2x और ये +2 4 6 हो जाएगा। ऐसे कुछ इक्वेशन आ जाएगी, y + 2x इज इक्वल टू 6। ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नहीं, बट अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए भी क्यों मुझे? मतलब व्हाई एम आई इवन लुकिंग आउट फॉर दिस लाइन की इक्वेशन? बिकॉज अब इन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? नॉर्मली हाफ बेस इनटू हाइट हो सकता है, बट हाइट के लिए ऑल्टीट्यूड चाहिए मुझे, वो तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, या फिर मैं सेमी पेरीमीटर वाला एक्सप्रेशन कर सकता था, वो भी नहीं है मेरे पास कुछ। बट अगेन कोऑर्डिनेट है ना हमारे पास, इन दो के कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है ये इस लाइन पे लाई करता है। अब ये बात आई होप आपको समझ आती है कि इफ यू वांट टू अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ ए व्हिच इज ऑन दिस लाइन, तो अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को टी मान लेते हो तो वाई कोऑर्डिनेट 6 - 2t हो जाएगा। ये बात समझ आती है सबको ऑटोमेटिकली? ठीक है, तो अब अगर मैं एरिया लिखता हूं तो एरिया का एक्सप्रेशन हमें पता है, एरिया का एक्सप्रेशन हमें पता है हाफ और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -131 या फिर मतलब t 6 - 2t 1 -131 ये हमें एरिया पता है क्या है। ये बोल रखा है 5 यूनिट्स है। दैट वुड बेसिकली इंप्लाई हाफ t में क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 - 5 -2t। ठीक है, 6 - 2t में क्या मल्टीप्लाई होगा? -1 - 3 -4 और माइनस ऑलरेडी है, मतलब आप लिख के करना चाहते हो कर लो। -4 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होगा, +1 इंटू -5 - 9 -14 ऐसे, उसका मॉड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस 2 को इधर ही ले जाओ, ये 10 आ गया यहाँ पे रह गया, तो दैट इज ओके। एंड देन नाउ इवेंचुअली यहाँ से जब हम नोटिस करेंगे तो -2t, ये तो प्लस ही हो गया यहाँ पे, -8t -10t 24 - 14 +10 का मॉड इज इक्वल टू 10। मॉड नहीं मिस करना है प्लीज गाइस, मॉड मिस करोगे ना अननेसेसरी एक ऑप्शन छूट जाएगा, फिर बाद में परेशान होगे। ठीक है, तो यहाँ से t - 1 का मॉड की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से t की वैल्यू
मतलब अगेन आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. दिस इंप्लाइज t minus 1 is equal to plus minus 1. जब प्लस 1 डालोगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, जब माइनस 1 डालोगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी. विच मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 0,6 हो सकता है ए का कोऑर्डिनेट, या फिर t की वैल्यू जब 2 आएगी तो 2,2 हो सकता है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट. 0,6 होगा तो डिस्टेंस जो हो जाएगा ओरिजिन से 6 हो जाएगा, और जब 2,2 होगा तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2√2 हो जाएगा. ये और ये दोनों करेक्ट आंसर है. आर वी क्लियर? यस. सो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली हैंडल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो मतलब पहला स्टेप यही है कि इस लाइन की इक्वेशन, मतलब अगेन एरिया को, अगर जो एरिया वाली चीज को यूज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो हमें समझ आ जाएगा इस लाइन की इक्वेशन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. तो इस लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना है मैंने किया, एंड देन कोऑर्डिनेट लिखने के बाद फिर दिस इज कैलकुलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट को अज्यूम करना मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. वो अज्यूम कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन आइदर डू दिस आल्सो, यू कैन पुट एरिया वाली चीज में आप एक्स वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन में निकाल सकते थे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, बट दैट वुड नॉट बी ग्रेट, क्योंकि मॉड वाली इक्वेशन है ना, थोड़ा अजीब लगता है उसमें सॉल्व करते समय. हाँ श्रेय बताओ क्या प्रॉब्लम है. भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो. हाँ भैया, ये तो मुझे समझ आ गया, बट जब मैं इसे ट्राई कर रहा था तो मैं एक और तरीके से ट्राई कर रहा था, एक पॉइंट पे आके मैं अटक गया उसमें. मैंने ऐसे करने की कोशिश करी थी कि ये मुझे बेस की लेंथ तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से पता लग सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. वो मैंने निकाल ली. अब एरिया मुझे दे रखा है तो मुझे मेरे पास हाइट आ जाएगी. हाँ हाँ. अब हाइट, और अब मेरे पास हाइट आ गई, और मेरे पास अगर तो मैं पैरामीट्रिक से ए के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ. तो मैं उसमें प्लस, मतलब पैरामीट्रिक में प्लस डिस्टेंस लूं या माइनस डिस्टेंस लूं, वो कैसे मैं जज करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा. दोनों ले सकते हो आप. दोनों ले सकते, फर्क नहीं अब पड़ेगा. आर की वैल्यू ना, आर की वैल्यू अपने पॉजिटिव नेगेटिव आएगी. हाँ, बट आर की वैल्यू मैंने निकाल तो दो वैल्यू दो के जस्टिफाई हाँ करेगी. सॉरी, आर की वैल्यू कह रहा हूँ, दोनों प्लस माइनस दोनों. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ना. ओके. ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ऐसे तो कुछ कहा है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में. जी जी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है. अब हमसे बोला जा रहा है कि द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, ये जो पॉइंट है लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, जिसके वर्टिसेस हमें कुछ ऐसे गिवन. ठीक है. तो अगेन सर्कल के अंदर लाई करता, लाइन के ऊपर लाई करता, लाइन के नीचे लाई करता, ये सब चीजें रिलेटिवली आसान होती हैं. बट एक ट्राइंगल के अंदर वर्टिसेस लाई करना इज नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट. इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आई बिलीव. नो बट जब जिस तरीके से हम करते हैं वो बहुत आसान कहानी है. आपको क्या करना है, आपको इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, देन यू जस्ट सिंपली प्लॉट इट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक काम करो, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर दो. ठीक है, सिंपली, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. 0,3 ये रहा पॉइंट ए, b -2,0 ये रहा पॉइंट बी, 6,1 ये रहा पॉइंट सी. 0,3 -2,0 6,1. ठीक है. वाई एम आई प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स, अभी समझ आ जाएगा. उसके बाद अब अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 जो पॉइंट है लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी. नाउ यू हैव टू फाइंड कंडीशन ऑन अल्फा फॉर दैट. ठीक है. नाउ इंटरेस्टिंग बात है, अगर अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 पॉइंट देखोगे ना, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. This point lies for any value of alpha, that point will lie on a line. What line is that? Alpha को eliminate कर लो तो x की वैल्यू अल्फा है, y की वैल्यू अल्फा प्लस 1 है. अगर अल्फा को एलिमिनेट करोगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये लाइन पे लाएगा. अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू विच इज y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन, तो ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जाएगी x प्लस 1. स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे कुछ होगी यहाँ पे -1 पे इंटरसेक्ट करके होगी नीचे. तो दिस इज द लाइन विच वी गोना गेट. नाउ अब इस लाइन पे किसी पॉइंट को लाई करना है, तो अब देखो, अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस लाइन की और इस लाइन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड अ पॉइंट हियर एंड यू कैन फाइंड अ पॉइंट हियर. ठीक है. दो तरीके हैं, मतलब एक तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 पॉइंट अगर ये लाई करता है, तो एसी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 3 is equal to x minus 0 into slope हो जाएगा 1 minus 3 minus 2 upon 6. So that is 3y plus x is equal to 3. ऐसे कुछ इक्वेशन आ जाएगी, is equal to 9, sorry.
ये की इक्वेशन आ जाएगी. नाउ आइदर यू कैन सॉल्व दिस विद दिस y minus x is equal to 1 से आप सॉल्व कर सकते हो. ऐसे ऐड कर दो 4y is equal to 10 which means y is equal to 5/2. ऑब्वियसली x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी y minus 1 3/2. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा 3/2, 5/2. Now why am I getting the coordinate? You will understand it once I get the coordinates. Similarly, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. BC लाइन की इक्वेशन जब हम देखेंगे तो क्या आएगी? वो आ जाएगी y minus 0 is equal to x plus 2 times. अब स्लोप क्या होगी यहाँ पे? 1 minus 0 1, 6 minus 2 8. तो 8y minus x is equal to 2 ऐसी इक्वेशन हमारे पास है. और y minus x is equal to 1. सब्ट्रैक्ट कर दो 7y is equal to 1. Is it fine? ठीक है, मैंने ये y minus 0 x plus 2 slope 1 minus 0 upon 6 minus 2. That is great. 7y is equal to 1. तो y की वैल्यू आ गई 1/7, x की वैल्यू आ गई -6/7. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -6/7, 1/7. नाउ इंटरेस्टिंग बात है कि बिकॉज ये अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 पॉइंट के बीच में है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 की फॉर्म में ही होंगे पॉइंट्स, क्योंकि ये लाइन पे कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है ना. अब यहां से हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू -6/7 से 3/5 के बीच में अगर होगी तो पॉइंट यहाँ इस लाइन के बीच में लाई करेगा. नहीं समझ आई? सो अल्फा मस्ट बिलोंग टू -6/7 टू 3/5. अगेन ओपन ब्रैकेट अंदर लाई करना है ना. ऐसा क्यों बोला हमने? व्हाई डिड वी से दिस? बिकॉज अगेन देखो ना, अल्फा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और यहाँ तक पहुंचते 3/5 पहुंचना है एक्स कोऑर्डिनेट को. एक्स कोऑर्डिनेट था ना अल्फा. सो दैट इज व्हाट यू सॉर्ट ऑफ हैव टू डू. ऐसे बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे देते हैं और उस लाइन के लिए पूछ लेते हैं कि वो लाइन में कहां से कहां तक पॉइंट होना चाहिए. ऐसी कुछ फीलिंग भी होती है, बट दिस इज हाउ वी वुड बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. It's not essentially a very easy problem, I would say, because अगर आपने पहले कर रखी है प्रॉब्लम तो ये आसान है, बट अगर आपने पहले नहीं कर रखी है तो it would be a little difficult. मतलब I'm sure it will be difficult. And then आंसर एक तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है. तो ऐसे ध्यान रखना है कि ऑप्शंस का थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या है. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है. वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तभी ऐसा है. अगर सिंगल चॉइस होता तो आप ये वाला ही मार्क करते ऑब्वियसली. ठीक है, तो अगर अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 इनसाइड करता है तो अल्फा -1/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, और आइडियली तो ये पूरी कंडीशन तो यही है कि -6/7 से 3/2 के बीच में होना है. ओके हर्ष बेटा बताओ क्या डाउट है इसमें आपको? मैं ये पूछना था कि इसको इनइक्वेशंस बना के सॉल्व भी कर सकते थे ना? कैसे बनाते हैं इक्वेशन आप? जो तीनों पॉइंट्स हैं उनकी इक्वेशन लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाला ओरिजिन पुट करके देख लेते और फिर उस इक्वेशन में अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 सेटिस्फाई करके पूरी इंटरसेक्शन से आ जाता कि किस रीजन में लाई कर रहा है. इस लाइन की इक्वेशन निकालते, ये तो प्लॉट करना ही पड़ता आपको जैसे प्लॉट किया हुआ है. यस सर. ठीक है, और फिर आप इस लाइन की इक्वेशन निकालते, इसके नीचे रखते पॉइंट को, इसके Yes, नीचे रखते, इसके ऊपर रखते, है ना. इन लाइंस के ऐसे रखते हैं हम लोग, और फिर हाँ मतलब फिर अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 डाल के इंटरसेक्शन से हमें पता चल जाता कि कहाँ पे पॉइंट लाई करता है. बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मेथड जो हमने किया है, ये लाइन को इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला थोड़ा ज्यादा बेटर मेथड है. मतलब दिमाग कम लग रहा है इस मेथड में. और एग्जाम में ना दिमाग कम लगाना शायद इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एग्जाम देते देते. जी भैया. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स होते हैं ना, दे जनरली हेल्प अस अ लॉट. बट हाँ मतलब जरूरी नहीं है यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बट व्हाट यू आर सेइंग इज एनीवेज नॉट हेल्पिंग मी आउट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, मतलब वो एनीवेज इट इज द सेम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस दैट हैज टू बी डन. ठीक है, तो इस 23rd क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे सी डी नहीं है, ये बी है. ठीक है, सो हमें क्या रखा है कि a upon root bc minus 2 is equal to under the root b by c plus under the root c by b, where a, b, c all are greater than 0. Then the family of lines this always passes through the fixed point. ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करे हुए. Always passes through the fixed point वाले क्वेश्चंस तो हमने बहुत बार करे हुए हैं. क्यों बहुत बार करे हुए हैं? क्योंकि ऐसे कोई लाइन की इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है और c की वैल्यू को मान लेते हैं 3a minus 2b दे दे.
तो अब यहाँ पे पुट करोगे तो ax प्लस by प्लस 3a माइनस 2b ऐसे कुछ आ जाता है हमारे पास। a के टर्म्स को साथ में जोड़ दो, b के टर्म्स को साथ में जोड़ दो, और आप al1 प्लस bl2 इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन। तो बस अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा है भाई ये तो बच्चे को बिल्कुल अच्छे से दिख जाता है, तो कोचिंग में पढ़ा होता है, इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर क्या होगा, तो ये a माइनस 2 रूट बी सी, अगर हम देखते हैं राइट साइड पे आप नोटिस करोगे तो रूट बी सी कॉमन आ जाएगा, b प्लस सी कुछ ऐसे हो जाएगा, विच इज लाइक a इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस 2 रूट बी सी, विच इज शाउटिंग कि a इज इक्वल टू रूट बी प्लस रूट सी का स्क्वायर। अगर आप नोटिस करोगे बी सी प्लस 2 रूट बी सी, तो यही होगा ना। आर यू एबल टू सी दिस? डरना नहीं है क्वेश्चन से, डर गए तो मर गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगेन a की वैल्यू से रूट a इज इक्वल टू रूट b प्लस रूट c, ऐसे कुछ हो गया सिंपली, दैट इज फाइन। माइनस की जरूरत है ही नहीं, सब पॉजिटिव एनीवेज, रूट है तो पॉजिटिव होनी थे। अब रूट ax प्लस रूट by प्लस रूट c की वैल्यू दे रखी है। फिर से एक काम करो कि रूट c की वैल्यू रिप्लेस कर दो। रूट ax, अगर लाइन की इक्वेशन की बात करता हूं तो प्लस रूट by प्लस रूट c की वैल्यू रिप्लेस कर दो, रूट a माइनस रूट b। तो यहां पे आ जाएगा रूट a कॉमन लो x प्लस 1 प्लस रूट b कॉमन लो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन लाइन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक और लाइन है y माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइन का क्या मतलब है, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिससे पास करती है। तो माइनस 1 कॉमा 1, दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, कोई डाउट नहीं है, बट वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कोई बात नहीं। बट जो एवरेज जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं वो अगर आप नहीं, वो आप छोड़ना नहीं, मतलब दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू फील केयर। जो मेरे को जो सॉल्व लगता है, जो मैं कर सकता हूँ, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू देख के ही दिमाग खराब हो जाता है, रूट रूट में ऐसे गंदे से मचा रखा है। ठीक है, मन करता है छोड़ दो यार, इसे बाद में देखेंगे। तो इसको अगर आप बस थोड़ा सिंप्लीफाई, दिख जाए ना रूट बी बाई सी अपॉन रूट सी बाई बी है तो बी प्लस सी बन जाएगा, थोड़ा दिख जाए ना, तो इट बिकम्स इजियर इन योर हेड टू थिंक अबाउट। ठीक है, तो अपने विश्वास रखोगे तभी कर पाओगे, विश्वास नहीं रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो डरा देंगे और यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, ये हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ऐसे कुछ दे रखा है कि द पॉइंट 4,1 अंडरगोस फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास 4,1 और वो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस अंडरगो करता है। पहली है रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x के बाद अबाउट रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, याद है क्या होता है? x और y कोऑर्डिनेट्स इन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? why is that so? y इक्वल टू x के बाद रिफ्लेक्शन में x और y कोऑर्डिनेट इन्वर्ट क्यों जाते हैं? हाँ बताओ प्रभव। भाई वो काइंड ऑफ इनवर्स फंक्शन बन जाता है। काइंड ऑफ इनवर्स फंक्शन है, आप निकाल भी सकते हो ऐसे, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स आपने कभी भी अगर कोई आप a कॉमा b पॉइंट लो और उसकी इमेज y इक्वल टू x लाइन पे देखना चाहो, जैसे y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो आपको इमेज लेने का फॉर्मूला पता है बेटा, कैसे निकाल लेते हैं इमेज? हाँ, तो अब इस पॉइंट x माइनस a डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, जिस लाइन में इमेज ले रहे हो, x माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी y माइनस b, दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स इस इक्वेशन में इस पॉइंट कोऑर्डिनेट डाल दो, y का कोऑर्डिनेट b है, b माइनस a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और y का स्क्वायर 2, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो यहां से जब आप नोटिस करोगे तो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b, a, व्हिच टेल्स अस दैट कि a, b को अगर y इक्वल टू x लाइन के अबाउट इनवर्स उसकी इमेज लोगे तो b, a पॉइंट आ जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है, तो 4,1 का जब आप इमेज लोगे अबाउट y इक्वल टू x लाइन तो ये 1,4 हो जाएगा ना। ये आपको याद भी होगा, सो ये तो प्रूफ ही है एक्चुअली में, ये आपको याद भी होगा। इनवर्स फंक्शन में ऐसा पढ़ा गया है कि एक फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो उसकी y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, अगर उसकी ग्राफ की बात की जाए। तो इनवर्स में तो क्या होता है, इनपुट 4 पे आउटपुट 1 है तो इनपुट 1 पे आउटपुट 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ फीलिंग इनवर्स फंक्शन में।
ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x 3,4, मतलब इससे आप दिमाग क्या लगा सकते हैं भाई, 1,4 पॉइंट है, उसको 2 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ पंगा ही नहीं है. रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है कि भाई हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस से कुछ है, तो ये 3,4 पॉइंट है. अब इस 3,4 पॉइंट को रोटेट कर दिया है हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, मतलब ओरिजिन के अबाउट कुछ इस डायरेक्शन में, बाय एन एंगल π/4 समथिंग लाइक दैट. मान लेते हैं बाय एन एंगल π/4 आपने से रोटेट कर दिया है, तो उसका नया कोऑर्डिनेट निकालना. ये जो आपने रोटेशन करी है ना इस पॉइंट की, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि rather than rotating the point in the anti-clockwise direction, what you can think about doing is कि आपकी जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आप इमेजिन कर लो कि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमा दिया है बाय एन एंगल π/4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो. मतलब आई लाइक टू इमेजिन इट लाइक दिस कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने, अगर पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज π/4 करना है, सेम है कोऑर्डिनेट एक्सिस को π/4 से क्लॉकवाइज ट्रांसलेट करना. अगर ऐसे मैं करता हूं तो अब डू यू रिमेंबर कि अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, क्या कहते हैं, जो ग्रीन वाली एक्सिस थी, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स थे ओरिजिनली, तो व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश क्या होंगे? डू यू रिमेंबर क्या होता है अगर ये एंगल थीटा, अगर आपने इसे थीटा से राइट की तरफ घुमाया तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? Now you might not remember. Again, I also don't remember it. So, some of you may remember it. It is fine, but I also don't remember it. So I generally tend to do it very easily. मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे वेक्टर्स वाली चीज बहुत अच्छे से याद रहती है. तो मैं बड़ा सिंपली कि ये मेरी न्यू एक्स एक्सिस है, ये मेरी न्यू वाई एक्सिस है. तो एक्स डैश के लॉन्ग देखूंगा तो एक्स का कॉम्पोनेंट एक्स कॉस थीटा, वाई का ये वाला कॉम्पोनेंट माइनस वाई साइन थीटा, ऐसे कुछ आ जाने वाला है. वाई डैश के लिए जब मैं देखूंगा तो वाई डैश के लिए एक्स साइन थीटा. मैं बस कॉम्पोनेंट निकाल रहा हूँ, मेरे पास दो वेक्टर हैं x और y, इनके कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं न्यू एक्सिस के लॉन्ग, x sin थीटा और y का भी cos थीटा वाला कंपोनेंट, ऐसे कुछ आ जाएगा. अब x कोऑर्डिनेट जो था 3 था, y कोऑर्डिनेट जो था 4 था, और अगेन cos थीटा sin थीटा तो बराबर ही है, 3 - 4/√2 which is -1/√2 and x sin थीटा plus y cos थीटा, so 3 + 4/√2 आ जाएगा ये, which will be 7/√2, ऐसे कुछ हो जाएगा. सो आंसर इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, तीनों होने के, तो 1 - 1/√2, 7/√2. दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आर वी क्लियर अबाउट इट? समझ आई ये बात? क्लॉकवाइज जो हमने रोटेशन किया है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे. अगर आपको लग रहा है कि ये क्या कर रहे हो भैया, आप समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कोई, तो ऐसा भी कर सकते थे आप कि जनरली जब आप इस पॉइंट को रोटेट कर रहे हो तो एक सर्कल में रोटेट कर रहे हो आप इफेक्टिवली, ऐसी फीलिंग है हमारी. तो अगर ये एंगल अभी थीटा था, तो अब ये वाला एंगल जो है वो थीटा प्लस π/4 हो जाएगा. तो अगर ये लेंथ आप, अगर 5 थी पहले, क्योंकि 3² + 4² का √5 होता है, तो अभी ये लेंथ भी 5 ही होगी. और अगर ये लेंथ भी 5 होगी तो फिर आप इवेंचुअली, जैसे अभी पहले आपका बोल रहे थे 5 cos थीटा इज 3 and 5 sin थीटा इज 4, ऐसे कुछ फीलिंग है अभी यहाँ पे. तो अब यहाँ पे बस इसको कोऑर्डिनेट के लिए 5 cos of थीटा प्लस π/4 5 sin of थीटा प्लस π/4, ऐसे कुछ आपको करना है. एंड देन cos थीटा प्लस π/4 का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं कि भाई cos of थीटा, सॉरी हाँ, cos थीटा cos π/4 माइनस sin थीटा sin π/4. सिमिलरली sin थीटा प्लस π/4 का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू तो यहाँ से पता चल रही है ना हमें. ठीक है, so that is a possibility. So are we clear about it? किसी को कुछ डाउट है इसमें? So you can sort of do any of the methods. All of them are really same. ठीक है, तो मतलब रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस या वो उसकी एक रेडियस वेक्टर को रोटेट करने वाली फीलिंग जो आप करना चाहो, कोई सा भी कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. 36 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग. If the sum of the distances of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then its locus is what? ठीक है, sum of the distance of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then its locus is what? ठीक है, तो लोकस की इक्वेशन नहीं निकालनी है हमें, लोकस की शेप ही बतानी है. Now what is the easiest two perpendicular lines in a plane that we can assume?
x और y coordinate axis, right? Those are the easiest two perpendicular lines that we can assume. बहुत अच्छी बात है जी, assume कर लिया हमने. अब हम कह रहे हैं कि distances of a point from two perpendicular lines, कि अगर मैं अगर ये इसको मैं x axis बोल रहा हूँ, एक को y axis बोल रहा हूँ, तो अब अगर मेरा कोई भी पॉइंट हो x, y, तो उसका x axis डिस्टेंस कितना हो जाएगा? mod y. y axis में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? mod x. तो कह रहे हैं mod x plus mod y must be equal to 1. Now can you plot the graph of mod x plus mod y equal to 1? ये तो भाई अब तुम कई बार कर चुके हैं इसे, ठीक है? मतलब अगेन either you can plot it directly or x to mod x, sorry, y to mod y ट्रांसफॉर्मेशन करो in mod x plus y is equal to 1 में, and then x to mod x ट्रांसफॉर्मेशन करो in x plus y equal to 1 में. तो बड़ा सिंपल सा ही बात है कि अगर मैं नोटिस करूंगा तो x plus y equal to 1 is this, ठीक है? x to mod x में क्या होता है? लेफ्ट हाफ रिजेक्ट होता है और राइट हाफ आता है, ठीक है? तो ये पार्ट ऊपर वाला गायब हो जाएगा, ये पार्ट गायब हो जाएगा, और बस राइट का लेफ्ट में रिफ्लेक्शन लेना है, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ऐसी कुछ फीलिंग होती है. y to mod y में क्या होता है? y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नीचे वाले पार्ट को रिजेक्ट करना होता है और ऊपर वाले पार्ट की रिफ्लेक्शन नीचे वाले पार्ट में लेनी होती है. ऐसे कुछ आ जाएगा सॉर्ट ऑफ. सो अगेन आप नोटिस करोगे तो दिस वुड एक्चुअली बिकम अ शेप लाइक दिस, व्हिच यू विल सी 1 1 -1 -1. सो अगर आप देखोगे तो यू गेट अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ √2. इज दैट ओके? या, तो स्क्वायर वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कुछ डाउट है तो पूछो इसमें. तो मतलब वैसे तो ये काफी आसान ही क्वेश्चन है. दिस शेप you should be able to plot very clearly. It's a square ना, you should be able to plot this very very clearly, ठीक है? अगर मतलब यहाँ पे mod x plus 2 mod y is equal to 1 होता तो फिर आप क्या करते? तो ये रेक्टेंगल हो जाता, बिग डील, मतलब that's not a problem, क्योंकि y वाली साइड पे y अगर आप देखोगे तो y to 2y एक बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आता, तो ये y एक्सिस पे थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा ऐसे, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है? रेक्टेंगल तो नहीं बोल पाऊंगा इस केस में से मैं. 90 डिग्री होगा क्या एंगल? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ये 45 नहीं है तो 45 + 45 90 ना होगा, वो जो भी थीटा होगा वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? आर वी क्लियर अबाउट इट? तो जो भी है वो हम देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगेन ये भी आईआईटी पेपर का क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी एग्जाम. Let PQR be a right angled isosceles triangle, right angled at P. मतलब इंटरेस्टिंग आता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते नहीं है, मतलब चलो देखते हैं, वैसे कुछ तो आते भी होंगे, बट हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे आसान है. क्या प्रार्थना करोगे कि तुम्हारे केस में आसान है, मुश्किल है? हाँ, आसान तो मत ही करना, कि बहुत सारे लोग और सॉल्व कर लेंगे. जो तुमने पढ़ाई करी है उसका कोई फायदा नहीं होगा. अब तुम ये बोल रहे हो कि मैंने भी पढ़ाई नहीं करी, तो भैया चलो जिसने पढ़ाई करी उसका फायदा नहीं होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं कि हमें फीलिंग हमारी हो कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा तो हमें ज्यादा अच्छा फील होगा. क्यों? फिर हमसे सॉल्व नहीं होगा बहुत सारी चीजें, दैट्स फाइन, बट बहुत सारे लोगों से बिल्कुल कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो वो लोग रेस से बाहर हो गए. चलो कोई नहीं, नॉट अ ग्रेट फीलिंग, बट लेट्स मूव ऑन. PQR be a right angled isosceles triangle, right angled at P. तो भाई राइट एंगल्ड एट P है, PQR एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो अगेन ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ठीक है? P का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1. द इक्वेशन ऑफ द लाइन QR इज, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x plus y is equal to 3. Then the equation of the lines representing the pair of line PQ and PR. ओके, तो PQ और PR का हमें पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन चाहिए. अभी कैसे निकालें पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन हम लोग? हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन? तो अब कुछ नहीं, मतलब पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन ज्यादा, आप PQ और PR की इक्वेशन निकाल लो तो आपको पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके. अब PQ की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ? PQ की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो मुझे पता है, पॉइंट के अलावा अगर स्लोप पता चल जाए तो काम हो जाएगा. इसकी स्लोप मुझे पता है, इसकी स्लोप है -2, -a/b होती है. यहाँ पे अगर इसकी स्लोप अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो इसकी जो स्लोप होगी वो हम निकाल सकते हैं कि 45 डिग्री एंगल पे करना है ना. तो अगर किसी भी लाइन से 45 डिग्री एंगल पे हम क्या कहते थे? m + -tan 45 डिग्री अपॉन 1 - m tan 45 डिग्री, ऐसे कुछ हम लोग लिखते थे. तो मतलब थीटा पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं तो ये m डैश स्लोप हो जाएगी कुछ.
तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी हमारे पास, m -2 + 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1, या फिर -2 - 1 अपॉन 1 प्लस -2 इंटू 1, ऐसे कुछ आ जाएगा, विच विल बी -1 अपॉन 3, और इस केस में स्लोप हो जाएगी -3 - 2 3 हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात, दोनों परपेंडिकुलर है बट कोई बात नहीं। एंड नाउ दे हैव टू पास थ्रू 2, 1, तो y - 1 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स x - 2, विच इज 3y प्लस x -3 प्लस 2 इधर से, तो -5 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली y - 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x - 2, which is 3x minus y minus 5 is equal to 0, ऐसे कुछ आ गया। Why have I written it like this? क्योंकि ऊपर भी ऐसे कुछ ही है ना, 3x स्क्वायर कुछ हो रहा है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो x स्क्वायर वाला 3x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर वाला -3y स्क्वायर हो जाएगा टर्म, xy वाला टर्म इधर से -xy, इधर से 9xy प्लस 8xy आ जाएगा। x वाला टर्म जब x इंटू -5 which is -5x, 3 into -20x, ऐसे कुछ आ जाएगा। y वाले टर्म के लिए 3y into -5 -15, minus y into -5 plus 5, तो -15 plus 5 -10y आ जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म के लिए +25 आ जाएगा, is equal to 0. So this is the equation of your pair of straight line. Are we okay? ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है, y और x के स्क्वायर कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं थी, सब में सेम था। +8xy, तो ये तो कट गया, -20x, ठीक है, -20x, तो ये सभी खत्म हो गए, तो ये बच गया आंसर, बी आंसर ही ठीक हो गया। और सारे कंपेयर कर लेंगे तो ठीक आ गया। आर वी क्लियर? ओके, ये मुश्किल लग रहा है क्या क्वेश्चन? देखो ये इक्वेशन से इसकी स्लोप निकालने का इकलौता स्टेप ही है, बस दैट इज इट। ठीक है, ये बिल्कुल मुश्किल स्टेप नहीं है, आइडियली यू शुड बी एबल टू डू इट। एंड देन अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपने लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी तो उनको बस मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली पता है एक प्रॉब्लम है, देखिए बच्चों सामने क्या होती है कि भाई पता है क्या करना है, बस अब रुके हुए बैठे हुए सोचे जा रहे हैं। इट इज नो हार्म इन स्पेंडिंग 30 seconds टू थिंक अबाउट व्हाट मेथड यू वांट टू अडॉप्ट, दैट इज ओके, बट सोचे जा रहे हैं। सो यार इसको तो बहुत लंबी कैलकुलेशन, इसमें तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, मैथ्स में कैलकुलेशन लंबी होती है, फैक्ट है ये, एक्सेप्ट करो इसे और मूव ऑन करो। ठीक है, जितना जल्दी हाथ चलाओगे उतना बेटर है। फेयर इनफ, समझ आ रही है बात? ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना अननेसेसरी चीज थॉट प्रोसेस में कि क्या होगा, वो टाइम वेस्ट करोगे तो पॉइंटलेस कहानी। तो वी आर डन विद लेवल 1 प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेवल 1 प्रॉब्लम्स जो हम स्ट्रेट लाइन की डिस्कस करना चाहते थे वो पार्ट हमने कर लिया है।